जानते हो कि यूएनएफसीसीसी का मेन काम क्या है? क्लाइमेट चेंज को रोकना। और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप जानते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को या फिर उसके इंक्रीज को रोकना है। ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज को खत्म तो नहीं कर सकते आप, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जीरो तो नहीं कर सकते हम कभी भी, बट एक काम कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल कर लो, लिमिट कर लो। एक लिमिट बना लो कि यार इससे ज्यादा हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट क्या है? मान लो मेरा टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या मेरा टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो कितना प्रोडक्शन पूरा वर्ल्ड करेगा जिससे कि 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? पहले तो ये पता करो। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा से सुनो ध्यान से। हम लोगों को जैसे मान लो आज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा ना जाए। कितना इंक्रीज नहीं होना चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किसी भी सूरत में ना जाए। तो पता लगाओ कि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कितना CO2 और CO2 के इक्विवेलेंट्स का एमिशन होगा, तब जाके ये हो। पता लगा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता चल जाए कि 5 लाख मेट्रिक टन ऑफ CO2 जब मैं रिलीज करता हूं एक साल में, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना निकालना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को? 15 लाख मेट्रिक टन। तो 15 लाख मेट्रिक टन अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। हमें कितना रोकना है? मान लो हमें रोक के रखना है इसको 24 पे ही। तो कितना एमिशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट बना लो 10 लाख मेट्रिक टन की। अब सुनो, 10 लाख मेट्रिक टन टोटल है वर्ल्ड का। तो डिवाइड कर दो सारी कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज लाइक कि भाई इस टोटल पैसा निकाल लो कितना जाएगा, कि अगर हमें घूमने जाना है तो पता चला कि टोटल पैसा जो लगेगा घूमने जाने के लिए वो है 1 लाख रुपए। अब सुनो, 1 लाख रुपए आपस में बांटने कैसे कैसे, कौन कितना अरेंज करेगा खुद देखो। बट उसमें भी एक कंसेप्ट है, सबके लिए उतना नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे अगर मान लो 30 लोग बैठे हैं तो 30 के 30 लोग जो हैं वो बराबर का कंट्रीब्यूशन करेंगे। नहीं कह सकता मैं। मेरे को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जो वर्किंग है उनको ज्यादा करना पड़ेगा, जो वर्किंग नहीं है उनको कम करना पड़ेगा, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है वो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन कितने लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है उसको उतना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो कॉमन क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बैठेगा यहां पे जो कंट्रीब्यूशन ना करे। कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा भाई, बैठे हो तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वो स्कूल में ना हमारे एक वो होता था, अगर तुम्हें तुम्हारे यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा लंच डे टाइप कुछ मनवाते थे। सारे बच्चे अपने घर से ना लंच वंच लेके आते थे, अलग अलग तरीके के खाना पीना, और फिर वो मैम सबको देती थी और वही पार्टी हो गई खत्म। बट कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे बाहर से मंगवा लेते थे, भाई अमीर थे बीकानेर वाली थाली ले आते थे। हमारी मम्मी नहीं थे भाई उतने अमीर, तो हम तो ब्रेड पकौड़े बना के ले जाते थे, या छोले भटूरे, घर में ही छोले भटूरे बना के ले जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है, कितना पैसा लेके घूम रहे हो अपनी जेब में, उसके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट हाँ, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, रोटी सब्जी ले आओ, फर्क नहीं पड़ता। मैम हमेशा ये कहती, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो घर का खाना है वो भी ले आओ। लाना जरूर है, क्यों? आप भी पार्टिसिपेटेड फील करो, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा मैं तो पार्टिसिपेशन में ही नहीं हूं। पैसा दोगे तो पार्टिसिपेटेड फील करोगे, हक से बोलोगे। तो सबको बोलना है, सबको करना है पार्टिसिपेट, ये नियम है। बट सुनो, उस व्यक्ति को तुम बोलो पार्टिसिपेट कर, उस व्यक्ति को बोल पार्टिसिपेट कर जिसके घर में एक वक्त का खाना नहीं बन पाता। फिर थोड़ी सी हम लोग शायद गलत तरीके की डिमांड कर रहे हैं। अगर कंफर्टेबली कर सकते हो तो ठीक है, पर ऐसा मान लो चोरी करके ला रहा कोई खाने के लिए, तो भाई ठीक नहीं है ना ये चीज। कहने का मतलब ये है, इन लोगों को कोई टारगेट नहीं दोगे यार। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके घर में खाने पीने के भी लाले हैं, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत पुअर कंट्रीज हैं, उनको टारगेट नहीं दिया गया है। उनको बोला यार तुम कोई कौन सा ग्लोबल वार्मिंग करोगे यार, तुम खाना पीना खा लो, तुम जला लो, आग लगा रहे हो लगा लो। तुम्हें मना नहीं कर रहे कि चूल्हे में आग मत लगाओ,
तुम्हें मना नहीं कर रहे कि लकड़ी लगा के आग मत लगाओ, क्यों, पोल्यूशन हो जाएगा। अरे पोल्यूशन नहीं, वो अगर नहीं करेगा मर जाएगा। तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई टारगेट नहीं है। बट सुनो, किन के लिए टारगेट्स हैं? दोनों को टारगेट हैं। अब सुनो, जब दोनों को टारगेट मिले ना, बहस हो गई डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं। और वो बहस किस चीज की है? हम तो नहीं कर रहे। डेवलपिंग कंट्रीज क्या कह रही हैं कि हम तो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने कोयला जलाया था आज से 100 साल, 150 साल पहले, उसका भुगतान हम क्यों करें? आपके घर में इश्यूज नहीं है, हमारे घर में तो आज भी है। हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फूड सिक्योरिटी भी है, 80 करोड़ लोग आज भी राशन फ्री में, मुफ्त में खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है भाई, हम नहीं कर सकते ये। तो फिर एक डिसीजन पे आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। अब ध्यान से सुनना, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, सबकी है। कुछों के ऊपर बाइंडिंग है, कुछों के ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर बाइंडिंग है, वो मुझे तो देने ही पड़ेंगे पैसे। बट हाँ, कुछ लोगों पे यहां पे क्या रखेंगे हम? मोरल। ला सकते हो तो ठीक है, नहीं भी लाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ कह नहीं सकता। कहने का मतलब, डेवलप्ड नेशंस को तो देखो क्या मिले हैं, और डेवलपिंग नेशंस को टारगेट तो मिले हैं। बट मतलब अगर इनमें से किसी ने फुलफिल नहीं भी किया तो इन पे कोई केस नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल की बात क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ऑब्वियसली इट इज अ लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड पहली बार नेशंस ने कुछ लीगली बाइंडिंग बनाया। और किस चीज को लीगली बाइंडिंग बनाया? क्या करेंगे हम लोग? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करेंगे। एक टारगेट निकाला कि इससे ज्यादा नहीं करेगा कोई भी। क्या ये बात समझ में आई? और सबने मिलकर के पहले डिसाइड किया कितना एमिशन नहीं होना चाहिए, फिर आपस में सबको क्या दे दिए? टारगेट बांट दिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा, तो सुनो, यूएसए तुम्हारे पास 2 लाख मेट्रिक टन है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 1 लाख मेट्रिक टन है भाई, फ्रांस। तुम्हारे पास जर्मनी 50,000 मेट्रिक टन है। सबको टारगेट दे दिए। इंडिया सुनो, तुम्हारे पास भी 1 लाख मेट्रिक टन है। बट सुनो, यूएसए 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कर नहीं सकता। इंडिया को भी टारगेट दिया 1 लाख मेट्रिक टन का, बट अगर कर दे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। क्यों? डेवलप्ड नेशंस को बाइंडिंग टारगेट है, डेवलपिंग नेशंस को नॉन बाइंडिंग है। टारगेट सबको है, और लीस्ट डेवलपिंग को तो टारगेट भी नहीं दिया। कह रहे भाई तू अपना खाना पीना ठीक कर ले, बस तू पहले जिंदा रह ले। तेरे को क्या टारगेट दें? तू क्या ही क्लाइमेट चेंज में वो करेगा, योगदान देगा? पहले अपने घर के फूड सिक्योरिटी के इश्यूज दूर करो पहले आप। क्या ये यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अब सुनो, जब भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस बनाई जा रही हैं, रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को? ये ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद होने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं पे काम किया क्योटो प्रोटोकॉल ने। अब फर्क बात यह है, क्योटो प्रोटोकॉल आया कब? क्योटो प्रोटोकॉल तो COP3 याद है, क्योटो में हुई थी, उसी से निकला। बट सुनो, निकलना अलग चीज होती है और एनफोर्स होना अलग चीज होती है, आप जानते हो। निकला तो 1997 में। एनफोर्स कब हुआ? वो 2005 में जाके एनफोर्स हुआ। और वो एनफोर्स क्यों हुआ? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ने रेटिफाई कब किया होगा? 2005 तक। इंडिया ने कब रेटिफाई कर दिया? 2002 में ही। तो भारत ने तो 2002 में कर दिया, बट मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज तब तक नहीं कर रही थी। जिस दिन मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ने करा, उस दिन से इसको लागू माना गया। कब से माना गया? 2005। बट 2005 के बाद भी क्योटो लागू तो हुआ, बट कमिटमेंट पीरियड उस दिन से नहीं हुआ। दोबारा से बोल रहा हूं, सुनो। जैसे आज हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया, 1997 है। हमने इसे बोला कि सुनो, सारी कंट्रीज, मिनिमम 55 कंट्रीज जिस दिन हाँ कर देंगी 190 में से, मैं इसको लागू मान लूंगा। अब आप में से 55 बच्चों ने हाँ कब करी? 2005 में जाके। तो उस दिन से लागू हो गई। फिर जिस दिन से हम उस दिन मिले, 2005 में मिले, उस दिन से क्योटो लागू तो माना जाता है। बट सुनो, हम ऐसे कसम खाएंगे कि हम लोग रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, बट कुछ सालों के लिए। और वो कमिटमेंट पीरियड कब चालू हुआ? कमिटमेंट पीरियड चालू हुआ 2008 से। यानी नेशंस को चेक कब से किया जाएगा कि वो बाइंडिंग टारगेट्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं? वो 2008 से। 2008 में पहला टेस्ट है। मैच की शुरुआत 2008 में हो रही है, लागू 2005 से हो गया। मतलब 2005 के बाद से ना हम डिसाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2005 में मिले, 6 में मिले, 7 में मिले। अब चेक वो भी तो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स भी तो बनाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें निकली हैं क्योटो में, तो ऐसे थोड़ी
हमें मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा किसको कितना टारगेट देना है। भाई यूएसए कहेगा मुझे ज्यादा दो, मैं डेवलप्ड हूँ। इंडिया कहेगा मुझे ज्यादा दो, सबको बांटा गया, बहुत टाइम लगा इसमें। इसलिए 2008 से 2012 5 साल हो गए। देखो तो 8 9 10 11 12, ये 5 साल पहला कमिटमेंट पीरियड था। ठीक है जी। अच्छा, 2012 तक पहला कमिटमेंट पीरियड हुआ और नेशंस, कुछ नेशंस, नेशंस नहीं कुछ नेशंस बाहर हो लिए इसमें से। रशिया, जापान, कनाडा, यूएसए ने तो कभी रेटिफाई ही नहीं किया क्योटो। लिख लेना वहीं पे, यूएसए नेवर रेटिफाइड क्योटो। क्योटो में पहले कमिटमेंट पीरियड में भी नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि क्योटो एक फेलियर था। यूएसए नेवर रेटिफाइड क्योटो। तो आप सोचो सबसे बड़ा विलन कौन है। वो डेवलप्ड होने के बावजूद उस पर बाइंडिंग बन जाता, इसलिए वो आया ही नहीं। देखो मेरी बात समझना आप, आज हम डेवलपिंग हैं। जैसे मैं तुमको एक चीज बोलता हूं, पाकिस्तान से हम सब चिढ़ते हैं, बट कल को तुम्हें पता चले एकदम से कि तुम पाकिस्तानी हो, सोच के देखो एकदम भाव बदल गए। ऐसे एकदम से अंदर से एकदम ऐसे जीवन, मतलब जैसे हम जिसको पापा मम्मी मानते हैं, मान लो पता चले पापा मम्मी है ही नहीं हमारे। ऐसे कई बच्चों के साथ हुआ, मेरे तो दोस्त के साथ हुआ था एक, बाद में पता चला वो एडॉप्टेड था। तो उसके एकदम भाव हिल गए कि यार यही है। तो आप सोच के देखो, आपका एकदम से एकदम दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि यार क्या हो गया एकदम। यार हम तो यार मतलब अच्छा हम न्यूजीलैंड के थे। तो राष्ट्रभक्ति एकदम हिल गई। यानी कि हर चीज हमारे दिमाग से है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है। अब मैं आपको सिंपल सी यही बात यहां बता रहा हूं भाई। आप यूएसए का आज हम इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हम यूएसए की कंट्री के मेंबर्स नहीं हैं। जिस दिन हम यूएसए में ही पैदा हुए थे, उसी की सॉइल में, तो शायद यूएसए हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम होता। आज हमारे लिए इंडिया सर्वप्रथम है। जो जहां पे रहता है उसके लिए वो वाला एरिया सर्वप्रथम है। बट आज आपको सोचना पड़ेगा डेवलप्ड नेशंस के लिए भी, उनके एंगल से सोच के देखो एक बार। डेवलप्ड नेशंस के एंगल से उनको लगता है डिस्क्रिमिनेशन, खैर है नहीं, बट उनको फील हो रहा है डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं वो लोग। कैसे? जब भी आप बाइंडिंग टारगेट्स डेवलप्ड को दे रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, डेवलप्ड 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं निकाल पा रहा। इंडिया को भी टारगेट दिया 1 लाख मेट्रिक टन का, बट इंडिया अगर 10 लाख भी निकाल रहा है तो कोई कुछ है नहीं रहा। इसके लिए बाइंडिंग है, उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, बाइंडिंग होने का मतलब बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग होने का मतलब है कि मैंने इसकी ग्रोथ को भी बाइंडिंग कर दिया। देखो, कोयला ज्यादा जलाओगे पावर ज्यादा बनेगी, पावर ज्यादा बनेगी तो आपका डेवलपमेंट तेज होगा। हर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको फॉसिल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप फॉसिल्स के एमिशंस को रोकते हो ना, तो एमिशंस को नहीं रोकते हो, आप ग्रोथ को भी रोकते हो। प्रॉब्लम क्या हुई, यूएसए ने कभी रेटिफाई इसलिए नहीं किया कि उसको पता है बाइंडिंग है उस पर, और वो हार जाएगा गेम, इसलिए उसने करा नहीं। जोश जोश में इन तीनों ने कर दिया था पहला कमिटमेंट पीरियड, बट इन तीनों में बाइंडिंग है। देखो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रशिया, जापान, कनाडा, इनके ऊपर इतना बाइंडिंग हो गया कि इनको पता चला कि इनकी ग्रोथ धीरे हो गई 5 साल में। ये बाहर निकल आए। इन्होंने कहा मैं सेकंड कमिटमेंट पीरियड चालू ही नहीं करूंगा। फर्स्ट राउंड के बाद ही रुक गए, कह रहे हमें नहीं करना। तो कुछ कंट्रीज पहली बाहर हो गई, और आप जानते हो यूएसए ने कभी रेटिफाई नहीं किया। अच्छा, बाकी 2 बिग विलेंस कौन थे? चाइना और इंडिया कौन है? डेवलपिंग। वो वैसे ही नॉन बाइंडिंग टारगेट्स में, तो क्योटो की औकात है ही नहीं कुछ। लगता है लोगों को क्योटो आ गया तो क्यों नहीं क्लाइमेट चेंज रुका। अरे क्योटो आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूएसए बाहर रहा, रशिया, कनाडा, जापान ये बाहर हो गए सेकंड कमिटमेंट पीरियड पे। और सबसे बड़ी बात, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो नॉन बाइंडिंग था ना। तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज तो ग्रोथ पे थी, वो ऊपर उठ रही हैं। और सुनो, इसी समय अगर याद है, अगर थोड़ा याद आ रहा हो, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नाम की चीज भी आई थी 2008 में। तो पूरा वर्ल्ड रिसेशन में भी चल रहा है, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, इसलिए बाहर आ गए सारे। क्योटो बकवास चीज है, हम तो करेंगे एमिशन। तो इसलिए क्योटो एक फेलियर माना गया। ना तो यूएसए रहा, ना इंडिया पे बाइंडिंग रहा, ना ब्राजील पे बाइंडिंग रहा। डेवलपिंग नेशन पे किसी पे है ही नहीं, बाइंडिंग ही नहीं है। और डेवलप्ड को लग रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, हम पे बाइंडिंग दे रखा भाई इन लोगों ने, और यूएसए कभी आया ही नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रही। पहला कमिटमेंट पीरियड में सिर्फ इन लोगों ने 6 गैसेस पे काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली 6 ये लिखी भी है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड।
बट 2012 में जल्दी से चेक करो, एक मैंने आपको कॉप की सबमिट लिखवाई है वहां। हाँ, 7 कहां से आ जाएगी? कॉप 18 7 कहां से हो जाएगी? 2012 95 से प्लस करो। दोहा। अच्छा, दोहा में क्या हुआ? सुनो ध्यान से, 2008 से 2012, 12 में खत्म हो गया पहला कमिटमेंट पीरियड। ये मिले कहां पे? दोहा में। दोहा में इन्होंने फिर मम्मी कसम खा ली, कह रहे अब सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब तक रखेंगे? 20 तक, और अगले 7 साल ये काम चालू कर देते। तो मतलब 2013 से 2020 फिर एक कमिटमेंट पीरियड रहा। तो मैं अगर आपसे इन शॉर्ट बोलूं, क्योटो प्रोटोकॉल कब तक रहा? 2020 के बाद से क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है, ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम पीरियड 2008 से 2020 है, बट 2008 से 2012 पहला कमिटमेंट पीरियड, 2013 से 2020 सेकंड कमिटमेंट पीरियड। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कुछ कंट्रीज थी, सेकंड कमिटमेंट पीरियड में वो कंट्रीज निकल गई। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्लिगेशन फील हो रहा था कि उन पे ही है और किसी और पे नहीं है। बताइए, यहां पे अभी कोई पॉइंट लिखा है जो आपको नहीं समझ में आया हो इस वाले उसमें? पक्का क्लियर है सबको? तो सुनो जी भाई, डेवलप्ड नेशंस में भी ना इन लोगों ने दो तरीके से कंट्रीज को रोका हुआ है। कुछ कंट्रीज को कहते हैं NX1 कंट्री, कुछ को बोलते हैं NX2 कंट्री, और इनको क्या बोलते हैं डेवलपिंग को? नॉन NX कंट्री। ठीक है, हम लोगों को बोलते हैं नॉन NX। जैसे अगर आपसे पूछे इंडिया NX है या नॉन NX है? नॉन NX में आता है इंडिया। अब डेवलपिंग नॉन NX है सारे, डेवलप्ड NX1 NX2। अब NX1 और NX2 में कौन है? पहले इनको समझो। एक ना IR में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD। OECD के मेंबर्स देखो एक बार। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, UK, US, टर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन। ये सब पता है कौन है? विश्व की सबसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, डेवलप्ड, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में आते हैं सारे। तो सुनिए, इन सारी कंट्रीज जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड हैं, जो OECD की कंट्रीज हैं, उनको बोला NX2। हैं डेवलप्ड, बट इनको एक अलग से ग्रुप बना दिया, कहते हैं OECD NX2। और इसके अलावा जो भी बच गई हैं डेवलप्ड, OECD का मेंबर नहीं है, वो सब NX1। इसमें एक वर्ड आता है EIT। EIT का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन मतलब एकदम वर्ज पे है डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने के, उसको भी बाइंडिंग टारगेट्स दिए थे। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, इनका मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जो बिल्कुल वर्ज पे हैं, एकदम डेवलप्ड होने वाले हैं अगले 1 साल में, उनको भी बाइंडिंग टारगेट्स दिए थे। और उसमें मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी। ठीक है, तो डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड लीस्ट डेवलपिंग नेशंस। कहानी में अब ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट है? ये सारा UNFCCC और ये सब कुछ डेवलप्ड नेशंस खुद ही तो बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप खुद सोच के देखो, क्योटो प्रोटोकॉल, यूनाइट, ये पूरा UNFCCC, ये सब कुछ डेवलप्ड नेशंस की मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता था कभी। मतलब इसमें डेवलप्ड नेशंस कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, और उन्होंने खुद खुद को क्या दिए? बाइंडिंग टारगेट्स। और डेवलपिंग को बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिए। ऐसा मूर्ख है क्या डेवलप्ड नेशंस जो खुद को टारगेट्स दे दिए बाइंडिंग, और उनको दे दिए नॉन बाइंडिंग? मेरे कहने का मतलब ये है, 195 कंट्रीज, 195 कंट्रीज अगर ये सारा काम डिसाइड कर रही हैं कॉप के अंदर बैठ के, तो 70-80 कंट्रीज तो वो हो गई ना जो डेवलप्ड हैं। उनकी अगर हाँ नहीं है तो ये कभी पास ही नहीं हो सकता था। तो वो खुद ही को टारगेट दे दें अपने आप को बाइंडिंग, इतने मूर्ख नहीं है डेवलप्ड। तो डेवलप्ड ने क्या निकाला? बाइंडिंग तो दिए खुद को, बट अपने लिए।
रास्ते भी छोड़ रखे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर गलती से 2 लाख मेट्रिक टन जो यूएसए को दिया गया था या यूके को दिया गया था या फ्रांस को दिया गया था, अगर इन्होंने ब्रीच कर भी दिया तो इन्होंने अपने पास ऑप्शंस रखे हुए, कब कर सकते हैं ब्रीच। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स कहते हैं इसे। मतलब देयर आर 3 कंडीशंस अंडर विच फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स कैन बी इस्तेमाल, यूज कर सकते हो आप, और ब्रीच नहीं माना जाएगा। वॉलेंट्री जो इनिशिएटिव्स इन लोगों ने आपस में लिए, किसी को बाइंडिंग दिया, किसी को नॉन बाइंडिंग दिया, बाइंडिंग वालों को भी गलत नहीं माना जाएगा अगर वो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके टारगेट को तोड़ दें तो। मतलब आप ये समझ लो, हत्या करना पाप है, बट सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो तो फिर वो वैलिड मान लेते हैं। ऐसा ही इन लोगों ने अपने लिए सिस्टम बना लिया। कह रहे ग्रीन हाउस के एमिशंस क्रिएट करना बाइंडिंग टारगेट्स हैं डेवलप्ड के लिए, परंतु परंतु 3 ऑप्शन है हमारे पास, हम कब कर सकते हैं बाइंडिंग टारगेट्स को ब्रीच। ठीक है जी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने चक्षु खोलने पड़ेंगे दिमाग के। ठीक है, वो जो 7वां चक्षु है वो खुलेगा अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो कोशिश करना कि मैं देखो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए, नहीं तो किताबों में तो सिर्फ लिखा हुआ है। वो आया कैसे मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, कैसे कंट्रीज ने आपस में काम किया इस पे। अब ना असाइंड अमाउंट यूनिट्स पहले समझते हैं कि है क्या, और फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये ना मेरे पास ऐसे पर्चियां हैं, एक 40 लिखा है, एक पे 80 लिखा है, एक पे 50 लिखा है, एक पे 100 लिखा है, एक पे 10 लिखा है, एक पे 50 लिखा है, एक पे 100 लिखा है। अब टोटल इसका कितना आ रहा है, 400। मतलब ये है, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना था, मैंने सबसे पहले क्या पता किया, सबसे पहला काम क्या किया, 400 निकाला। ये 400 फिगर क्या है, ये 400 फिगर मैंने इस बेसिस पे निकाली कि पहले मैंने ये चेक किया कि मेरा टारगेट क्या है। व्हाट इज द टारगेट। टारगेट अब ध्यान से सुनते रहना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। टारगेट इज कि आप में से कुछ लोगों को, आप में से कुछ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 लोगों को, ये 7 लोगों के लिए टारगेट दिए गए हैं। 7 बच्चों को मिलके 400 घंटे पढ़ के दिखाना है। ठीक है, ये चैलेंज है कि 7 बच्चों को मिलके 400 घंटे पढ़ के दिखाना है। ये मैंने 400 क्यों निकाला, 400 मैंने टारगेट बनाया सबसे पहले, दिस इज अ कॉमन टारगेट। अब इन 7 बच्चों में से, ध्यान से सुनते रहना, इन 7 बच्चों में से 2 तरीके के ग्रुप में बच्चे हैं, कुछ हैं डेवलप्ड, कुछ हैं डेवलपिंग, एनएक्स नॉन एनएक्स। इनको टारगेट जो मैं दूंगा क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग है। टारगेट तो दोनों को मिलेंगे, इनको टारगेट तो मिलेंगे, बट मतलब अगर ये नहीं भी पढ़े, क्या ये बात समझ में आई? बट एक बात गारंटी है, क्या, कि टारगेट दोनों को मिलेंगे। और मैंने कितना टारगेट रखा है, 400 घंटे। ये 400 घंटे का ही टारगेट रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो। अब ध्यान से देखते हैं, चलो पॉइंट बोल रहा हूं। जिस पे जितनी फिगर लिखी है उतने कार्बन क्रेडिट्स हैं उसके पास। क्या ये बात समझ में आई? और सुनो, मान लो, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, ये रहा कनाडा बैठा है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कनाडा था कि नहीं था, कनाडा आपके पास कितना आया था, 100 आया था। हाँ, 100 कार्बन क्रेडिट्स दिए हमने इसको। टारगेट्स हैं इसके पास कितने, 100 AAU हैं इसके पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मेट्रिक टन अगर मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट करता हूं तो करीबन करीबन बनता है 1000 किलो। अब ध्यान से सुनो, इसने 1000 किलो CO2 आसमान में निकाला, या CO2 के इक्विवेलेंट जो हम पढ़ चुके हैं, कोई भी हो सकता है वो, है ना, या तो CO2 या CO2 का इक्विवेलेंट आसमान में रिलीज किया।
इसका कार्बन क्रेडिट में से 99 बचेंगे। आप ये समझ लो 100 टोकन पड़े हैं इसके पास, मेट्रो के, जो मेट्रो के छोटे छोटे टोकन है 100 है। एक टोकन फेंकेगा ये तो 1000 किलो निकाल सकता है। फिर 1000 किलो निकलेगा आसमान में, इसके पास कितने टोकन बचेंगे अब? 98। मैं आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूं, टोटल कितना CO2 एमिट कर सकता है ये? कैसे निकालेंगे? 100 इंटू कितना हो गया? 1 लाख मेट्रिक टन्स CO2, या सॉरी किलोग्राम, सॉरी केजीज CO2 आसमान में रिलीज कर सकता है। अगर ये 1 लाख कर रहा है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको ये दिया गया था। इससे ज्यादा नहीं, नहीं, इससे ज्यादा कर सकता है नहीं कर सकता है डिपेंड करेगा, ये बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है। बाइंडिंग है, नहीं कर सकता, सॉरी। 1 लाख सी, मतलब आप इसको ऐसा समझ लो, इट्स लाइक पर्ची फटती चली जाएगी। कब तक? जब तक इसके 100 पर्चियां हैं। 100 कार्बन क्रेडिट्स फिनिश्ड, नाउ दे कैन नॉट एमिट एनी CO2। खत्म हो गया आपका CO2 का कोटा। आते हैं इंडिया पे। हाँ भाई, इंडिया तुम्हारे पास कितना है? 50। 50 है इनके पास, इंडिया के पास 50 है। ये कितना निकाल सकता है इंडिया मैक्सिमम? 50,000 केजीज निकाल सकता है? नहीं, इससे ज्यादा भी निकाल सकता है। कोई कुछ कह ही नहीं सकता इन्हें। अगर इसने 1 लाख भी निकाल दिया, 2 लाख भी निकाल दिया, तो मोरल बेइज्जती होगी बस विश्व में। दुनिया बोलेगी बताओ CO2 एमिट करता है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। बट कनाडा, इसलिए सेकंड कमिटमेंट इन्होंने दी नहीं। आई बात समझ? जापान, रशिया जैसी कंट्रीज ने सेकंड कमिटमेंट पीरियड साइन ही नहीं किया, क्योंकि उनका एमिशंस रुक रहे हैं। एमिशंस नहीं, डेवलपमेंट रुक रहा है। पहले बताओ ये क्लियर है? इसे कहते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट्स। चलो जी, अब एक और तरीका समझो यहीं से, ये अगर क्लियर है तो। और अभी लिखना मत, मैं बता दूंगा आपको कब लिखना है। ना हो तो तरीका नंबर 1, कनाडा बैठा है यहाँ पे। मैंने आपको बोला कनाडा मूर्ख नहीं है, ये डेवलप्ड नेशंस मूर्ख नहीं थे। इन्होंने खुद ही के लिए अपने आप ही क्या बना लिए, कुछ सोल्यूशंस भी निकाल लिए। कितना कर सकता था? 1 लाख किलोग्राम्स। अगर इससे ज्यादा करना है तो एक काम करना पड़ेगा आपको कनाडा। पहला तरीका, तरीका नंबर 1, क्या कर सकते हैं ये? अब सुनिए, ये एक, ये कौन है? डेवलप्ड, एनेक्स, एक नॉन एनेक्स कंट्री में जाकर के, अब ध्यान से सुनिएगा, एनेक्स, नॉन एनेक्स कंट्री में जाए और उसके घर में जाकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू कर दे जो कि रिन्यूएबल सोर्स पे काम करता हो, और वो अगर ये प्रूव करके दिखा दे कि उसके इस फंडिंग से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इंडिया जैसी या ब्राजील जैसी या अफ्रीका जैसी या नॉन एनेक्स कंट्री जैसी किसी कंट्री में CO2 का एमिशन कम हुआ है, जितना CO2 का एमिशन कम हुआ है उसके बराबर के क्रेडिट्स और इसको मिल जाएंगे। दोबारा से समझाता हूं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, ये रहा कनाडा, और अभी के लिए हम नॉन एनेक्स में इंडिया मान लेते हैं। कनाडा के पास 100 AAU हैं। कॉप की मीटिंग होगी, कॉप की मीटिंग में सबको बुलाया जाएगा, पता करा जाएगा कि उसने कितने कार्बन एमिशंस किए। कनाडा की बारी आई, कनाडा स्टेज पे है, सब चेक करेंगे, हाँ भाई आपने 2 लाख मेट्रिक टन और या 2 लाख केजीज CO2 को निकाला, आपके पास कितने हैं टोकन, चेक कराओ। इनके पास पर्ची निकलेगी 100 की, ये तो वायलेशन है। वो बोलेगा नहीं, वायलेशन नहीं है, मेरे पास 100 AAU मैंने कमाए हैं,
हम पूछेंगे कैसे कमाए, तो वो बोलेगा मैंने कमाए हैं फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के, सीडीएम के तरीके से, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तरीके से। तो हम पूछेंगे कैसे करा, दिखाओ कहां से लाए, तो वो बोलेंगे जाओ इंडिया से पूछो। मैंने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी सोलर एनर्जी की, मैंने इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, बायोगैस के प्लांट लगाए, मैंने भारत को कैपेसिटी डेवलप कराई कि वो विंड मिल्स चला सके, मैंने भारत के अंदर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से भारत में आज एक इतना बड़ा सोलर पार्क बना है जो कि 10 ये कितना है, 1 लाख CO2 केजीज कम एमिट करता है भारत। देखो मेरी बात समझो, रेन्यूएबल सोर्स बनेगा तो CO2 कम निकलेगा ना। तो वो बोले कि भारत में जाके मैंने ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिसकी वजह से भारत अब 1 लाख CO2 कम एमिट करता है। बोले अच्छा फिर ठीक है, अच्छा आपने यहां पे कम करा दिया तो हमने आपको क्रेडिट में दे दिए, तो टोटल आपके पास अब कितने हो गए, और आपने कितने निकाले थे, 2 लाख केजीज। ओके, नो नो इश्यूज, आपने वायलेशन नहीं की। आई कहानी समझ? मतलब डेवलप्ड नेशंस ने खुद के लिए एक रास्ता निकाला कि अगर हम किसी नॉन डेवलपिंग नेशन में इन्वेस्टमेंट कर दें और ये प्रूफ करवा दें कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से वहां पे CO2 कम निकला है, उतना CO2 के बराबर के कार्बन क्रेडिट्स हम लोगों को दे दिए जाएंगे। हाँ, क्या चीज, ये मैकेनिज्म, इससे फायदा क्या होगा, मेरी बात समझो। कोई टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहेगा ऐसे, ये कभी नहीं देना चाहेगा इंडिया को, अब देना पड़ेगा। ये तरीका अच्छा भी तो है, तो बहुत बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा ना, पूरे वर्ल्ड में पैसा भी फैलेगा और टेक्नोलॉजी सब कुछ। तो फिर तो सारी डेवलपिंग नेशंस में आज के डेट में होना चाहिए था ना ये, क्यों नहीं है? लूप होल। ऐसे थोड़ी है बेवकूफ, मैं क्या कहता हूं, मूर्ख नहीं है वो। याद रखना, डेवलप्ड नेशन में बहुत दिमाग है, बना वही बना रहे हैं सारी पॉलिसी। सुनो, दूसरा डेवलपमेंट मैकेनिज्म सुनो, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, जिसका नाम है JI, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ये भी एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, कनाडा भाई साहब को एक और ऑप्शन दे रखा है, खुद ही ले रखा, मतलब इन लोगों ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने आप को ही ऑप्शन दे रखा है एक और का, एक और तरीके से मैं सिमिलर तरीके से पैसा कमा सकता हूं, कार्बन क्रेडिट्स। कैसे? इस बार अगर कनाडा फ्रांस में जाके निवेश कर दे, मतलब एक एनेक्स कंट्री दूसरी एनेक्स कंट्री में जाके निवेश कर दे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, और जितने लेवल का प्रोडक्शन करने के बाद CO2 कम करवाएगा वैसे ही उसको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। सेम चीज है, जैसे CDM था वैसे ही है, बस इसमें फर्क क्या है, वहां एनेक्स नॉन एनेक्स में करता था, यहां एनेक्स। अब जो तुम कह रहे थे ये तो अच्छा है, अच्छा था, नो सिंगल कंट्री, नो सिंगल कंट्री प्रेफर्स CDM, दे ऑल प्रेफर JI। क्यों? कोई नहीं चाहता ग्लोबल साउथ डेवलप हो, कोई नहीं चाहता डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड हो जाएं। डेवलप्ड दूसरे डेवलप्ड में कर रहा है, मतलब देखो है कि नहीं है चालू। अब ये नहीं समझ में आता, ये तो बाद में समझ में आया सारे नेशंस को कि हमारा पोपट बना दिया इन लोगों ने। तो कनाडा इंडिया में निवेश नहीं कर रहा, कनाडा जर्मनी में का जाके कर देगा जहां पे सब कुछ है, जर्मनी फ्रांस में जाके कर देगा, हमारे यहां नहीं आएगा। इसलिए जॉइंट इंप्लीमेंटेशन जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड और यूज किया गया क्योटो में। ये इसका दूसरा लूप होल है। लूप होल समझते चलो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना तो पूछेंगे फेलियर ऑफ क्योटो। पहला फेलियर बताओ, बताओ सोचो क्या क्या फेलियर्स हैं क्योटो के, क्यों क्योटो फेल हुआ? क्योटो फेल हुआ है तभी क्लाइमेट चेंज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बताओ। एक तो डेवलपिंग के लिए नॉन बाइंडिंग है, इंडिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री के लिए, और डेवलप्ड
जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और सीडीएम और इनके थ्रू पार कर सकता है, CO2 ज्यादा कर सकता है। तीसरा, यूएसए जैसी कंट्री ने कभी। चौथा, रशिया जैसी, जापान जैसी, कनाडा जैसी सेकंड कमिटमेंट पीरियड में। है कि नहीं ये लूप होल? देखो, ये प्रॉब्लम है। अब सुनो, लास्ट तरीका। कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये लास्ट तरीका है, इससे भी करा जा सकता है। अच्छा जी भाई, 40 वाला किसके पास था हमारी पर्ची? हाँ, 40 वाली ये रही पर्ची, ठीक है। 10 वाली तुम्हारे पास, ठीक है। अब 50 वाली इंडिया के पास है। अब ये अभी हम इसको इंडिया हटा के अब इसको हम बना देंगे फ्रांस, ठीक है। भाई ये 50 वाली पर्ची किसके पास है? फ्रांस के पास। तो मान लो फ्रांस को कितना दिया गया था टारगेट? 50 AAU। अब ध्यान से सुनते चलना कहानी क्या होती है। 50 AAU मिला, फ्रांस ने अपने घर में जाके चेक किया, 50 AAU का मतलब कितना हो गया कि भैया, अब सॉरी, 50,000 केजीज ऑफ CO2 या CO2 इक्विवेलेंट मैं एमिट कर सकता हूं। ये बात समझ में आ गई फ्रांस को? अब फ्रांस ने पता लगाया कि मेरे को जीडीपी में कितनी ग्रोथ करनी है। ध्यान से सुनते रहना। जैसे फ्रांस की जीडीपी मान लो है आज 3 ट्रिलियन, ज्यादा है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो फ्रांस की जीडीपी निकल के आती है 3 ट्रिलियन, और वो चाहता है इसको बनाना 5 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन उसको इंक्रीज करनी है एक साल में। अब वो पता लगाएगा कि 2 ट्रिलियन को इंक्रीज करने के लिए कितनी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, उस इंडस्ट्री के लिए कितना कोयला चाहिए, कोयले में कितना CO2 निकलेगा। और पता चला सब कर कराने के बाद कि अगर इतना ग्रोथ करनी है तो 1 लाख केजीज ऑफ CO2 या CO2 इक्विवेलेंट निकलेगा एक साल में। बट मेरे पास क्रेडिट कितने हैं? मतलब मैं तो 50,000 से ज्यादा निकाल ही नहीं सकता। क्यों? मैं हूं डेवलप्ड, मेरे ऊपर है बाइंडिंग। क्या यहां तक बात समझ में आई? बट सुनो, वो बैठे पीछे 2 जने, एक का नाम है ब्राजील, है ना, एक का नाम है अफ्रीका। ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टारगेट नॉन बाइंडिंग है, या फिर ध्यान से सुनना, या फिर इन्होंने अपने घरों में एमिशन ही नहीं करी। भाई बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ना ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। भूटान, मान लो ये भूटान है, भूटान के पास 10 टारगेट पड़े हैं, कर ही नहीं रहा। फिर उसको एक मौका दिया, एक काम करो, फ्रांस को कितने ज्यादा चाहिए? 50,000 और निकालना है। 50,000 निकालने के लिए कितने AAU ज्यादा चाहिए? 50। तो इसका मतलब इसको 50 AAU कमाने हैं कैसे भी। इसके पास ऑप्शन है 50 AAU कमाने का, कुछ भी करके कमाने। अब सुनो ध्यान से कैसे कमाएगा ये। 10 AAU इसने कमाई CDM करके। मतलब क्या हुआ? फ्रांस ने किसी नॉन एनेक्स कंट्री में जाके निवेश किया, उसके यहां कुछ ऐसा डेवलप किया जिससे CO2 कम हुआ। जितना CO2 कम हुआ उसके इक्विवेलेंट उसको 10 AAU अलॉट हो गए। यहां तक क्लियर? 10 AAU इसने भाई ने कैसे करा? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन से। मतलब एनेक्स ने दूसरे एनेक्स में जाके निवेश करा। अभी भी कितने चाहिए? 30 चाहिए। अब इसने इस मेथड का इस्तेमाल किया, थर्ड एंड द लास्ट मेथड। और इस थर्ड और लास्ट मेथड में ये क्या करेंगे? यहां बैठा है ब्राजील, यहां है भूटान। भूटान के पास थे 10 AAU टोटल, ध्यान से देखना। ब्राजील के पास है 50 AAU टोटल। ऐसा नहीं है कि भूटान कुछ भी एमिशन नहीं करेगा, थोड़े बहुत तो करेगा। बट सुनो, 8 AAU इसके पास अभी भी बचे हुए हैं, स्टिल देयर, क्या बोलते हैं इसको, सेविंग्स कह लो, ठीक है। ये अभी भी इसके पास लेफ्ट आउट है, इसने यूज नहीं करें। और ये इसके पास 32 AAU अभी भी बचे। बचेंगे नहीं बचे? अब सुनो, फ्रांस क्या कर सकता है, एक कॉमन मार्केट बना देते हैं
जहां पे ये सब मिल जाएं और क्या हो, ब्राजील अपने एक्सेस सेविंग्स वहां पे दे दे, एक्सेस सेविंग्स दे दो। तो दो मेरे को अपनी एक्सेस सेविंग्स जो तुम्हारे पास पड़ी है, ये रही अपनी तुम्हारी एक्सेस सेविंग्स आ गई। अब इसमें से देखो 32 और 8 पड़े हैं, ये रही एक कॉमन मार्केट। मैं हूं वो कॉमन मार्केट जिसको बोलते हैं कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। फ्रांस इधर आएगा, फ्रांस पूछेगा मेरे को ना ये कुछ खरीदने हैं, कार्बन क्रेडिट्स अवेलेबल है, हम कहेंगे अवेलेबल है, लो पैसा, डिमांड एंड सप्लाई, गिव मी मनी। ये मेरे को पैसा देंगे, मैं बदले में इनको जाके कार्बन क्रेडिट्स दे दूंगा। ये रहे इनकी जेब में कार्बन क्रेडिट्स गए, मेरे पास पैसा आया, मैंने अपना थोड़ा सा कमीशन रखा और इन दोनों कंट्रीज को पकड़ा दिए। अब सुनो, इन दोनों का क्या फायदा? पहला तो पैसा मिल गया, दूसरा ये तो वैसे भी वेस्ट थे इनके लिए टोकन, उसका क्या फायदा फ्रांस का? डेवलपमेंट ज्यादा कर सकता है, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी ज्यादा बना के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस दिन सीओपी की मीटिंग होगी वायलेशन में नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि उससे पूछेंगे दिखाओ, देखो वायलेशन कब तक नहीं माना जाता, कॉप के अंदर वायलेशन तब नहीं माना जाता, वो आपसे पूछें आपने कितना कार्बन एमिशन किया, आप दिखा दो, उसके बराबर के क्रेडिट्स दिखा दो बस। तुम्हारी जेब में टोकन होने चाहिए, अब तुमने कहां से खरीदे ये फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुमने जेआई से करा, चाहे तुमने सीडीएम से करा, चाहे तुमने कार्बन की मार्केट से खरीदा, फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके पास टोकन पड़े हैं तो हैं। और देखो अभी इनके पास टोकन पड़े हैं, एक 32 टोकन पड़ा है, एक 8 का टोकन पड़ा है, इनके पास एक अपना 50 का टोकन पड़ा है, तो इनके पास 100 से ज्यादा टोकन है, कोई टेंशन नहीं है, उतना एमिशन कर सकते हैं। नियम यह है जितने एएयू उतना ही, नियम यही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे फायदा क्या है, अब सुनो, इन थ्योरी फायदा बहुत अच्छे हैं, अगर होता इम्प्लीमेंटेड अच्छे से, तो हुआ नहीं। कैसे? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं 400, याद है 430, वही 430 घूम रहा है आपस में, अगर तुम देखो ज्यादा नहीं हो रहा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस ने जाके जब इंडिया में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया तो इंडिया ने तो कम करा ना, 1 लाख, उसने 1 लाख बढ़ा दिया, नेट इफेक्ट क्या है? जीरो। कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। इट्स लाइक कि भाई 5 टॉफी मैंने इसको दी है, 4 टॉफी इधर दी है, इसको खरीदनी है खरीद लो 2 टॉफी, टोटल टॉफी की जो संख्या वही है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था, बट प्रॉब्लम क्या हुई, नेशंस ने जेआई का इस्तेमाल करा, सीडीएम का इस्तेमाल ही नहीं करा। अब डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत चालू हो गए। कैसे? अब सुनो, मैं हूं डेवलपिंग कंट्री, मेरे जैसा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं चालू। अब सुनो कैसे, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं हूं इंटेलिजेंट। मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पे कोई बाइंडिंग है? मैं अगर नहीं भी करूं करूं कुछ कर लोगे तुम मेरा? कुछ बाइंडिंग नहीं है ना। तो सुनो, ये रहा मेरे पास 100 टन का, इंडिया के पास, इंडिया ने क्या करा, इसको जाके बेच दिया, ले लो, पैसे कमा लिए, और एक्सेस करते रहो, कर लो जो हमारा कर लोगे तुम। ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई मेरे पास टोकन पड़े, मैंने टोकन बेच दिए जाके कार्बन एमिशन मार्केट में। हम भी इंटेलिजेंट है, फिर पैसा निकालने के हमें भी तरीके आते हैं। अब नेशंस को समझ में आएगा तो यार हमारे भी बाप निकले, हमने इनको टारगेट दिए, इन्होंने टारगेट ही बेच दिए, डेवलपिंग कंट्रीज ने टारगेट बेच दिए, एयू बेच के डेवलप्ड को दे दिए। और इन पे अब देखो फिर क्या होगा, 2 गाली तो दोगे हमें कि इंडिया जैसी कंट्री पोल्यूशन करेगी, बोल लो, हाउ डज इट मैटर, मैंने तो एमिशंस कर लिए, मेरी तो ग्रोथ हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम हुआ कार्बन का जो टोटल था हिल गया। हाँ भाई बात समझ, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल एक फेलियर है। ये तो हो गया होता कंट्रोल, क्योटो प्रोटोकॉल से कुछ तो कंट्रोल होता, कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि पिछले 20 सालों में ज्यादा तबाही हुई है। इसका मतलब सिस्टमैटिक तरीके से बेवकूफ बनाया गया है, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल इज अ फेलियर इन एमिशन रिडक्शन, फुल स्टॉप। द ऑब्जेक्टिव, ये 2 ऑब्जेक्टिव लिख लो, 2 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, नॉन एनेक्स कंट्रीज में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो, यानी कि उनके घर में ग्रीन टेक्नोलॉजी पहुंचे। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलप्ड नेशंस को क्या मिल जाए? कार्बन क्रेडिट्स। ये दो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हैं। द एनेक्स कंट्रीज कैन क्लेम दी सेव्ड एमिशंस, जितना उन्होंने बचाया उसके बराबर का वो क्लेम कर सकते हैं एज कार्बन क्रेडिट्स या एएयूज। लिखा? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में लिख लो सिमिलर टू सीडीएम। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में लिख लो सिमिलर टू सीडीएम। डिफरेंस आपको पता है, द ओनली डिफरेंस इज एनेक्स कंट्रीज इन्वेस्ट इन अनदर एनेक्स कंट्रीज। ये रहा कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्कीम मैकेनिज्म फॉर जीएसजी। तो सिमिलरली ऐसे जहां पे सरप्लस एमिशंस हैं वो यहां से दे देंगे, एंड जो मनी है वो यहां से आएगा जिनके पास शॉर्टेज है। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग है सिर्फ। जिसके पास कमी है वो खरीद लो, जिसके पास ज्यादा है वो बेच दो। तो वहीं पे एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना के आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लो, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। मैं बहुत लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ कि जेआई का मतलब एनएक्स एनएक्स, सीडीएम का मतलब एनएक्स टू नॉन एनएक्स, और सर्टिफाइड एमिशन जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, कार्बन मैकेनिज्म, इसके अंदर एक कंट्री खरीदती है ये काम, मार्केट से खरीद सकती है। इट्स लाइक कि जैसे आप यहाँ जाओ, राजेंद्र प्लेस में एक मार्केट है, कार्बन मार्केट, वहां से जाके कार्बन के सर्टिफिकेट खरीद लाए। एयू जैसे हमारे शेयर्स ट्रेडिंग होती है, ऐसी इनकी भी ट्रेडिंग होती है। एएयू कार्बन क्रेडिट असाइंड अमाउंट यूनिट्स। चलिए एक लाइन लिखिएगा अब इसके बाद, नॉन कंप्लायंस ऑफ क्योटो। नॉन कंप्लायंस ऑफ क्योटो मतलब अगर किसी ने क्योटो को कंप्लाई नहीं करा तो फिर उसके साथ क्या होगा, ऐसा बता रखा है नेशंस को कि देर आर सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द कंट्री डज नॉट मीट दी, if the country does not meet the compliance, if the country does not meet the compliance, it will lose the privilege, it will lose the privilege of getting credits under joint implementation। पहली बारी अगर तुमने कंप्लायंस नहीं करा, यानी कि जो हमने बोला है वो नहीं हुआ, और तुम्हारी चेकिंग हुई और चेकिंग में पता चला टोकन कम है और एमिशन ज्यादा है, तो आपने वॉयलेट करा है। अगर आप बाइंडिंग है आपके ऊपर तो, नॉन बाइंडिंग है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ये था कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको तोड़ा तो सबसे पहले जेआई खत्म कर दिया जाएगा तुम्हारा। ये मतलब यू विल नॉट गेट बेनिफिट्स अंडर जेआई, ये पहला है। सेकंड, अगर दोबारा इन्होंने टारगेट्स ब्रीच करे, countries have to compensate, countries have to compensate the target by 30% in the next year। Countries have to compensate target next year by 30%। मतलब जो आपको, जितना आप एमिशंस कर सकते थे उसमें 30% कमी आ जाएगी अब। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था आप 1 लाख किलो कर सकते हो, तो आप 70,000 ही कर पाओगे। 30% का रिडक्शन कर दिया जाएगा। और 30% का रिडक्शन नहीं है, वो क्या है, डेवलपमेंट रोक दी जाएगी। तो इसका मतलब एक पेनल्टी है।
कि 30% से कंपनसेट करके दिखाना पड़ेगा अगले साल, अगर नहीं माने तो। और आखिरी थर्ड टाइम अगर आपने करा, कंट्रीज विल बी परमानेंटली बैंड। कंट्रीज विल बी परमानेंटली बैंड फ्रॉम द कार्बन मार्केट, यानी कि वो थर्ड वाला वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, 30% का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया था 100 के चिट्ठी, पर्ची थी 100 की, तो इसका मतलब क्या है, आप 100 इंटू 1000 किलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आप 70 इंटू 1000 कर सकते हो, 30% से रिड्यूस कर दिया जाएगा आपका। हाँ जी, जो भी एयू थे, तो आपको पेनल्टी दे दी गई ना, अब आप और कम आपको एमिशंस कर पाओगे आप। सेम चीज यहाँ है, सीडीएम नहीं बैन कर रहे, देख रहे हो।